शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। खंड 4 अध्याय 2 ध्येयों के लक्षण। नंबर 1, ध्येय बड़े होने चाहिए। जब आप ध्येय निर्धारित करते हैं तो आपके अंदर कुछ चीज़ कहना शुरू कर देती है, आओ चलें, और छतें ऊपर उठनी शुरू हो जाती हैं। अधोलिखित खंडों और अध्यायों में हम जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों पर दृष्टि डालेंगे जो कामयाब हुए हैं। हर एक के ध्येय थे और उन्होंने कुछ प्रशंसनीय किया। मैं चाहता हूँ आप ध्यानपूर्वक उनकी कहानियाँ पढ़ें, क्योंकि हर उदाहरण में मैं सीधे आपसे बात करने वाला हूँ। आपको इनमें कुछ जोड़ना है और इनकी स्थिति में स्वयं को रखना है। ध्येय प्राप्ति हेतु उनकी लगन को अपनाकर आपके साथ कुछ आश्चर्यजनक बातें हो सकती हैं और होंगी, ये वादा रहा। ध्येयों के प्रभावी होने के लिए उनका बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि संपन्न करने के लिए आवश्यक स्फूर्ति पैदा करने हेतु बड़ा ध्येय चाहिए। साधारणता में अथवा किसी से भी समानता में कोई उत्तेजना नहीं होती। घर खरीद लेने में, कार खरीद लेने में अथवा सिर्फ चलते रहने में कोई उत्तेजना नहीं है। स्फूर्ति या उत्तेजना तब आती है जब आप अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास करते हैं, जो कि आप समुचित ध्येय रखकर ही कर सकते हैं। खेल की दुनिया में ये एक स्थापित तथ्य है कि कोई खिलाड़ी साधारण मुकाबले के बजाय कठिन मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करेगा। गोल्फ खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी व मुक्केबाज आदि की औसत अथवा घटिया मुकाबले में कुछ न करने की प्रवृत्ति हो जाएगी। खेल की दुनिया में होने वाले इतने अधिक उलटफेर का ये भी एक कारण है। यही राजनीति में सच है। अब यदि आपने अपने मुकाबले के लिए वास्तव में कठिन यानी कि बड़ा ध्येय रखा है, तो आपका सर्वोत्तम प्रयास निकल कर आएगा। ये रोमांच पैदा करेगा, और ये रोमांच ही है जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ कर दिखाने एवं ध्येयों तक पहुंचने की इजाज़त देता है। जब आप अपनी पूरी सामर्थ्य से भरसक प्रयास करते हैं तो आप रात को लेटकर सच्चाई से कह सकते हैं, आज मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। इसका नतीजा ये होगा कि आपको अच्छी व सुखद नींद आएगी, क्योंकि आप अपने ध्येय को पाने की दिशा में किए जा रहे अपने प्रयासों को मान्यता प्रदान कर रहे हैं। ऐसा जानकर स्फूर्ति मिलती है कि जब आप सितारों को छूने की चाह करते हैं, यानी कि आपके बड़े ध्येय होते हैं, तो आपके हाथ कीचड़ भरे नहीं होंगे। आपको जीवन को एक बड़ी व स्फूर्तिदायक चीज के रूप में देखना होगा। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था, छोटी योजनाएं मत बनाइए, क्योंकि उनमें व्यक्ति की आत्मा को झंझोड़ने की क्षमता नहीं होती। आप जीवन को जिस ढंग से देखते हैं, काफी हद तक वही निर्धारित करता है कि आपको इससे क्या मिलेगा। लोहे की एक छड़ लीजिए और उसे दरवाजा रोकने के लिए प्रयोग में लाइए, तो इसका मूल्य $1 होगा। उस लोहे से घोड़े की नाल बनाइए तो उनका मूल्य लगभग $50 होगा। उसी लोहे की छड़ को लेकर उसमें से अशुद्धता दूर करें, उसे उत्तम स्टील के रूप में परिष्कृत करें और उससे परिशुद्ध घड़ियों के लिए मुख्य कमानियां बनाएं, तो उसका मूल्य $1.25 मिलियन हो जाएगा। आपका लोहे की छड़ को देखने का ढंग ही अंतर पैदा करता है, और आप जिस ढंग से अपने आप को और अपने भविष्य को देखते हैं, वो भी अंतर पैदा करेगा। आपको बड़ा ध्येय रखना होगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप कोई श्रृंगार स्थल की संचालिका हैं, गृहिणी हैं, खिलाड़ी हैं, विद्यार्थी हैं, सेल्समैन अथवा व्यापारी हैं। आपका ध्येय बड़ा होना चाहिए। स्वाभाविक है कि ध्येयों का आकार व्यक्तियों के साथ बदलेगा। बुकर टी वॉशिंगटन ने कहा था कि अपने ध्येयों तक पहुंचने के लिए पार किए जाने वाले अवरोधों से ही कार्य संपन्नता मापी जाती है। मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि जिसको जितना अधिक मिला है उसे उतनी ही अधिक ज़रूरत होगी। गारंटी शुदा शहर में सबसे खराब। परचून की जिस दुकान पर मैंने अपने लड़कपन में काम किया था, उससे अगली दुकान कॉफ़ी और मूंगफली की थी। उसके मालिक को सब अंकल जो के नाम से जानते थे। भुनी हुई कॉफ़ी और मूंगफली की खुशबू बहुत ललचाने वाली होती थी, और जब भी अंकल जो कुछ भूनते थे तो भीड़ आकर्षित होती थी। वे मूंगफली को कोयला जलाकर हाथ से घुमाने वाले रोस्टर में भूनते थे। जब वो कुछ मूंगफली भून चुके होते थे तो उन्हें गत्ते के डिब्बों में गिरा देते थे। वो उन मूंगफलियों को थैलों में भरते थे। उस वक्त वो एक निकल का एक थैला बेचते थे। एक थैला भर जाने पर वो उसमें से 2 मूंगफलियां निकालकर एक छोटे बक्से में डालते थे। जब वो थैले भरने का काम खत्म करते थे तो उनके इस बोनस बॉक्स में कई थैले बचे रहते थे। अंकल जो एक निर्धन व्यक्ति पैदा हुए थे। उन्होंने एक निर्धन व्यक्ति का जीवन जिया और एक निर्धन व्यक्ति की तरह ही मर गए। उन्होंने मूंगफलियों के बारे में बहुत अधिक सोचा, परंतु मूंगफली उनकी समस्या नहीं थी। मैंने दक्षिणी कैरोलिना विश्वविद्यालय में उपस्थित होने के लिए दक्षिणी कैरोलिना में प्रवेश करते समय जो साइन बोर्ड देखा था, उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। साइन बोर्ड पर लिखा था, क्रोमर की मूंगफली,
गारंटी शुदा शहर में सबसे खराब। जिज्ञासा हुई कि मैं इसके बारे में पूछताछ करूं। मुझे बताया गया कि जब मिस्टर क्रोमर ने अपना व्यापार शुरू किया तो इस संदेश को लिखवाकर उन्होंने एक छोटा सा साइन बोर्ड लगाया था। लोग उस बोर्ड को देखकर उपहास से मुस्कुराते थे, परंतु मूंगफली खरीदते थे। बाद में उसने ये नारा मूंगफलियों के थैलों पर भी लिखवा दिया। लोगों की मुस्कान और चौड़ी हो गई, परंतु उन्होंने मूंगफली खरीदी। जैसे जैसे समय गुजरा, मिस्टर क्रोमर ने कोलंबिया की सड़कों पर मूंगफली बेचने के लिए कमीशन के आधार पर बड़ी संख्या में लड़के रख लिए। उसका साइन बोर्ड बढ़ा और उसका व्यापार बेहतर होता गया। जल्दी ही उसने दक्षिणी कैरोलिना राज्य मेले में एवं दक्षिणी कैरोलिना विश्वविद्यालय में आयोजित खेलों सहित स्थानीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में अपने मूंगफली बेचने के अधिकार प्राप्त कर लिए। उसकी ख्याति और व्यापार बढ़ते गए। आज मिस्टर क्रोमर एक सफल एवं धनवान व्यक्ति हैं। उसने भी मूंगफली के बारे में बहुत सोचा था। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक चीज को एक ही तरह के क्षेत्र में बेचा। एक निर्धन था और वैसा ही रहा। दूसरा निर्धन था, परंतु उसे उसी तरह ठहरे रहने में संतोष नहीं था। उन्होंने एक ही चीज बेची, परंतु उस चीज के बाबत उनके व्यक्तिगत ध्येय अलग अलग रोशनी में देखे गए थे। ये काम नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका व्यवसाय क्या है, चाहे आप एक डॉक्टर हो, व्यापारी हो, वकील हो, सेल्समैन हो, पादरी हो आदि जो भी आप अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, उसी काम को करने वाले बहुत से धनी लोग हैं। मैं बहुत से धनी लोगों को जानता हूँ जो सर्विस स्टेशन चलाते हैं, और मैं कुछ सर्विस स्टेशन के मालिकों को जानता हूँ जो दिवालिया हैं। बेचने वाले धनी लोग भी हैं और निर्धन भी। धनी वकील भी हैं और निर्धन वकील भी हैं। ये सूची अनंत है। अवसर पहले व्यक्ति में निहित रहता है, फिर पेशे में। पेशा केवल तभी अवसर प्रदान करता है जब व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है। आप जो भी करते हैं उस क्षेत्र में बहुत से लोग हैं जो उस पेशे में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और परिणाम स्वरूप बहुत सा धन कमा रहे हैं। आपका पेशा या व्यवसाय आपको सफल या असफल नहीं बनाता। जो सफल या असफल बनाता है वो ये कि आप अपने आप को और अपने पेशे को किस तरह देखते हैं। बड़े ध्येय आवश्यक हैं। बड़ा कर दिखाने से पहले आपको वो बड़ा दिखना चाहिए। नंबर 2, ध्येय दूरगामी होने चाहिए। बिना दूरगामी ध्येयों के बहुत संभव है कि आप कम दूरी की कुंठाओं से ग्रसित हो जाएं। कारण सरल है, हर कोई आपकी सफलता के प्रति उतनी रुचि नहीं रखता जितनी कि आप रखते हैं। कभी कभी आपको लग सकता है कि कुछ लोग आपके रास्ते में खड़े हैं और जानबूझकर आपकी प्रगति को धीमा कर रहे हैं, परंतु वास्तविकता में आपके रास्ते में खड़े सबसे बड़े व्यक्ति आप स्वयं हैं। दूसरे आपको अस्थायी रूप से रोक सकते हैं। आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा स्थायी रूप से कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण से परे होते हैं। यदि आपके ध्येय दूरगामी नहीं है तो अस्थायी रुकावटें अनावश्यक रूप से कुंठित कर सकती हैं। पारिवारिक समस्याएं, बीमारी, वाहन दुर्घटना अथवा वे हालात जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है बड़ी रुकावटें बन सकती हैं, परंतु उन्हें बड़ी रुकावटें बनाने की जरूरत नहीं है। बाद के अध्याय में मैं आपको सिखाऊंगा कि नकारात्मक व सकारात्मक दोनों स्थितियों में अपनी प्रतिक्रिया को सकारात्मक कैसे रखें। आप सीखेंगे कि कोई हादसा कितना भी बड़ा क्यों न हो, लक्ष्य प्राप्ति का साधन हो सकता है, न कि बाधा। जब आपके ध्येय दूरगामी होते हैं तो ये आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप वहीं तक जा सकते हैं जहां तक देख पाते हैं, और जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो सदैव और आगे की ओर देख पाएंगे। विचार: यदि आप घर से निकलने से पहले ही सारी बत्तियों के हरे होने की प्रतीक्षा करेंगे तो आप अपनी शिखर यात्रा पर कभी नहीं निकल पाएंगे। बाधाओं को पार करना। इन शब्दों को लिखते समय मैं लॉस एंजलिस से डल्लास जाने वाले हवाई जहाज DC-10 में सवार हूँ। हमारा निर्धारित प्रस्थान समय सायं 5:15 बजे था। अपरिहार्य देरियों से हमें 6:03 बजे तक रोके रखा गया। जब हमने लॉस एंजल्स में हवाई अड्डा छोड़ा तो हम डल्लास के लिए चले, परंतु 20 मिनट में ही स्थिति बदल गई थी। आर पार जाने वाली हवाओं का प्रवाह उड़ान से पहले की गई भविष्यवाणी से कुछ भिन्न था, इसलिए हम रास्ते से थोड़ा हट गए थे। कैप्टन ने कुछ समायोजन किया और हम दोबारा डल्लास की ओर चल पड़े। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने रास्ते से थोड़ा हट गए थे तो कैप्टन फिर से उड़ान शुरू करने के लिए हवाई जहाज को घुमाकर लॉस एंजलिस नहीं लाया। इसी तरह जब आप अपने ध्येयों की तरफ बढ़ते हैं तो अपने रास्ते में थोड़ा बहुत समायोजन करने के लिए तैयार रहिए। जब आप अपने दूरगामी ध्येय निर्धारित करते हैं तो मैं जोर देकर आपसे ये कहता हूँ कि आप अपनी शुरुआत करने से पहले ही सारी बाधाओं को पार करने की कोशिश ना करें। यदि शुरुआत करने से पहले ही सारी बाधाओं को हटाना पड़ेगा तो कोई भी व्यक्ति, कभी भी कोई भी व्यक्ति कुछ विशिष्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। यदि आज सुबह काम पर जाने से पहले आप मुख्य पुलिस अधिकारी को फ़ोन करके पूछताछ करें कि क्या सारी ट्रैफिक लाइट्स हरी हैं, तो वो सोचेगा कि आप नशे में हैं।
आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अपनी मंजिल पर पहुंचने तक आप एक समय में एक ही बत्ती से निपटेंगे। अन्य प्रकार की बाधाओं से भी जब आप इसी प्रकार निपटेंगे तो एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हाँ, जहाँ तक आपको दिखता है कि आप सिर्फ वहाँ तक जाएं और जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप सदैव और आगे देख सकते हैं। नंबर 3, ध्येय प्रतिदिन निर्धारित करें। यदि आपके पास रोजाना के ध्येय नहीं है तो आपकी गिनती सपने देखने वालों में है। स्वप्न दृष्टा होना अच्छी बात है, बशर्ते कि वे अपने सपनों को सच करने की दिशा में प्रतिदिन मेहनत करके उनके नीचे एक आधार निर्मित करें। स्वर्गीय चार्ली कल्लन ने इस विचार को बड़े अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्त किया था। उसने कहा था, महानता का अवसर मूसलाधार नियाग्रा झरनों की तरह गिरते हुए जलप्रपात से नहीं आता, बल्कि ये धीरे धीरे आता है, एक वक्त में एक बूंद की तरह। महान एवं लगभग महान में अंतर अक्सर इस एहसास का है कि यदि आप कुछ बड़ा करने की उम्मीद रखते हैं तो आपको अपने लक्ष्य की दिशा में प्रतिदिन कार्य करना चाहिए। भार उठाने वाला जानता है कि यदि उसे कोई बड़ा उद्देश्य संपन्न करना है तो उसे अपनी मांसपेशियां प्रतिदिन मजबूत एवं विकसित करनी चाहिए। वे माँ बाप जो एक अनुशासित एवं प्यारे बच्चे को बड़ा करते हैं, जिस पर कि वे सच में गर्व अनुभव कर सकें, जानते हैं कि चरित्र एवं विश्वास का निर्माण प्रतिदिन उदाहरण द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के इंजेक्शन देने से होता है। यदि जिंदगी में और अधिक वाला रास्ता हमारा ध्येय है तो हमारे रोजाना के ध्येय में अपने गुजरे हुए कल को बेहतर बनाने के ईमानदार प्रयास का समावेश होना चाहिए। यदि हम अपने हालात में बदलाव और सुधार की उम्मीद रखते हैं तो हमें अपने आप में बदलाव और सुधार लाना चाहिए, क्योंकि कुछ करने से पहले हमें कुछ बनना चाहिए। प्रतिदिन के ध्येय सर्वोत्तम संकेतक हैं और चरित्र के सर्वोत्तम निर्माता हैं। यहीं पर समर्पण, अनुशासन एवं संकल्प का प्रवेश होता है। यहीं पर हमें बड़े दूरगामी ध्येय अथवा सपने के प्रति आकर्षण पैदा होता है एवं आधार निर्माण की असली बातें समझ में आती हैं, जो आपके सपने को आपकी नियति बनाना सुनिश्चित करती हैं। अगले खंड में आदतों पर अध्याय विशेष रूप से आपकी रोजाना की आदतों के निर्माण में सहायक होगा। नंबर 4, ध्येय विशिष्ट होने चाहिए। पहले मैंने एक लोकोक्ति का प्रयोग किया था कि आपको एक सार्थक विशिष्ट व्यक्ति बनना है, न कि भटकने वाली भीड़। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। दुनिया का सबसे गर्म दिन हो, एक स्टोर से सर्वाधिक शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि बड़ा आकार करने वाला शीशा खरीदें और अखबारों की कतरनों का एक बक्सा। मैग्नीफाइंग ग्लास को अखबार की कतरनों के ऊपर पकड़ें। यद्यपि आप सूरज की शक्ति को उस शीशे के माध्यम से बढ़ाते हैं, परंतु यदि आप शीशे को हिलाते रहेंगे तो आपसे कभी भी आग नहीं लगेगी। तथापि यदि आप शीशे को स्थिर पकड़ते हैं और उसका केंद्र बिंदु अखबार पर रखते हैं तो आप सूर्य की शक्ति को काम में लाते हैं और उस शीशे के माध्यम से इसे कई गुना बढ़ा देते हैं। तब आप तीव्र अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप में कितनी शक्ति, बुद्धिमत्ता अथवा ऊर्जा है। यदि आप इसे काम में नहीं लाते और लक्ष्य विशेष पर केंद्रित नहीं करते एवं इसे वहां पर थामे नहीं रखते तो कभी भी अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। वो शिकारी जो चिड़ियों को लौटा देता है, तीतरों के झुंड पर निशाना नहीं लगाता। वो एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में एक बटेर को चुनता है। ध्येय निर्धारण की कला एक विशिष्ट एवं विस्तृत ध्येय पर केंद्रित होनी चाहिए। बहुत सा धन, एक अच्छा या बड़ा मकान, एक ऊंचे वेतन वाला कार्य और अधिक शिक्षा और अधिक बेचना, कुछ करना, समुदाय के लिए और अधिक अथवा बेहतर पति पत्नी, विद्यार्थी, व्यक्ति होना काफी स्थूल ध्येय हैं। सामान्य रूप से वे कुछ विशिष्ट नहीं हैं। उदाहरण स्वरूप, एक बड़े अथवा अच्छे घर के बजाय आपका ध्येय सूक्ष्म विवरण लिए हुए होना चाहिए। यदि आपको सही विवरण मालूम नहीं है तो अपनी पसंद के घर के नक्शों और तस्वीरों वाली पत्रिकाएं एकत्रित करना शुरू कीजिए। जब मकान बनाने के लिए जमीन को हिस्सों में बांटा जाए अथवा जब भवन निर्माता खुले मंच का आयोजन करें तो उनके द्वारा प्रस्तुत विचारों व धारणाओं को संयुक्त करें। ऐसे बहुत से खुले मंचों का निरीक्षण करें, परंतु अचल संपत्ति के एजेंट को ऐसा सोचने के लिए गुमराह न करें जैसे कि आप अभी एकदम तैयार ग्राहक हैं, क्योंकि इससे वो आपको विभिन्न घर दिखाने में बहुत सा समय लगाएगा। ये सिर्फ अनुचित ही नहीं है, बेईमानी है और ये आपको अपने ध्येय के विवरणों की तलाश में धीमा करेगा। अपने घर के लिए विचारों के इस मिश्रण को लेकर उन्हें एक कागज पर उतार लीजिए। कितने वर्ग फीट, कितना आकार, प्लॉट का प्रकार, स्थिति, कमरों की संख्या, शैली, रंग आदि। फिर एक स्थानीय आर्टिस्ट से उसका एक नमूना चित्र बनवाइए। कोई कला का विद्यार्थी इसे थोड़ी सी फीस लेकर बना सकता है। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप पुस्तक के बाद के खंड में देखेंगे।
मुझे आशा है कि आप पूरी तरह समझ गए हैं कि आपको ध्येय निर्धारित करने हेतु सामान्य सूचना प्राप्त करनी चाहिए और अपनी स्थिति पर इसे विशेष रूप से लागू करना चाहिए। बाद में मैं आपको बहुत सी विशेष बातें बताऊंगा जो आपकी स्थिति पर लागू होंगी। आप कुछ भी चाहते हों, यदि आप पूरी तरह प्रभावकारी होना चाहते हैं तो आपको उसके विवरण में विशिष्ट होना चाहिए। बिना मांगे प्रश्नों का उत्तर देना। क्या ध्येय नकारात्मक भी हो सकते हैं? इसका उत्तर निश्चित रूप से हाँ है। यदि 3 शर्तों में से कोई एक विद्यमान है तो ध्येय नकारात्मक हो सकते हैं। पहली, आपका ध्येय नकारात्मक हो सकता है यदि आप इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते कि आपको कार्य संपन्नता का शिल्पी होना है और इसमें भाग्य का समावेश नहीं है। दूसरी, आपका ध्येय नकारात्मक हो सकता है यदि ये अवास्तविक रूप से बड़ा है। तीसरी, ये नकारात्मक हो सकता है यदि ये आपकी रुचियों के क्षेत्र से बाहर है अथवा ये अन्य किसी को खुश करने के लिए निर्धारित किया गया है। आइए इन सब में से सबसे बड़ी समस्या से निपटें। बहुत अधिक बड़ा या अवास्तविक ध्येय। कई बार बहुत बड़ा या अवास्तविक ध्येय जानबूझकर निर्धारित किया जाता है ताकि व्यक्ति के पास असफलता के लिए एकदम तैयार बहाना हो। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो अपने आप असफलता की योजना बना रहा है और दरअसल दूसरों की सम्मति चाह रहा है कि वे असंभव चीज को कर पाने के में असफल होने पर उसे दोष नहीं देंगे। इस कहानी के नौजवान के साथ हो सकता है यही समस्या रही हो। कई वर्षों पहले डेट्रॉइट मिशिगन में मेरे भाषण के दौरान एक 20 से 30 वर्ष के बीच की आयु का नौजवान अटपटे से कपड़े पहने हुए और सीमित शिक्षा वाला अपने भौचक्का कर देने वाले वक्तव्य के साथ मेरे पास पहुंचा। मिस्टर जिगलर, आपने मुझे प्रभावित किया है, अतः मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आपने आज मेरे लिए क्या किया है। स्वाभाविक रूप से मैंने उसे बोलते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। यदि मैं चाहता तो भी उसे नहीं रोक पाता। मैंने क्या किया है? मैंने उससे पूछा। उसने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, आपने मुझे $1 मिलियन वाला विचार दिया है। मैंने प्रत्युत्तर दिया, अच्छा, ये तो बहुत उत्तम है। मुझे उम्मीद है आप इसे मेरे साथ बांटना चाहेंगे। कुछ नाराज सा दिखते हुए उसने कहा, नहीं, सच में मैं $1 मिलियन कमाने वाला हूँ और मैं ये इसी वर्ष करने वाला हूँ। अब मेरे सामने एक छोटी सी समस्या खड़ी हो गई। क्या मैं इस अपार उत्साह को अभी खत्म कर दूं अथवा मैं इसे एक असंभव ध्येय के भ्रम में मेहनत करने दूं और पूरी तरह से हार जाने दूं? मैं असंभव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साल भर में $1 मिलियन का मतलब है हर हफ्ते लगभग $20,000। एक निर्धन, अकुशल और अशिक्षित नौजवान के लिए एक वर्ष में कमाने हेतु ये बहुत बड़ी धनराशि है, खास तौर से तब जबकि उसके पास अपना व्यापार शुरू करने के लिए प्रारंभिक माल खरीदने तक के पैसे ना हो। लगभग 25 सालों में वो $2,000 नहीं जोड़ पाया और अब सिर्फ 1 साल में उसका ध्येय इस राशि का 500 गुना कमाने का था। मैं इस काम की विशालता की ओर आगे और व्याख्या करना चाहूँगा कि यदि $2,000 जोड़ने में उसे केवल 3 हफ्ते लगते तो भी वो निर्धारित समय सूची के हिसाब से $60,000 पीछे रहता। रूढ़िवादी ढंग से बोलूं तो मैंने पाया कि यदि वो 25 वर्षों में $2,000 इकट्ठा नहीं कर पाया तो उसे ये धन जोड़ने में 3 से 6 सप्ताह और लगेंगे। 6 हफ्तों में वो $1,20,000 पीछे हो जाएगा। तब तक वो अपने मित्रों व रिश्तेदारों के लिए हंसी और मखौल का पात्र बन जाएगा। वो तब शायद दुनिया को रोकने की भरपूर कोशिश के बाद अपना मुंह छुपाने लगेगा। वो संभवतः अपने आप को मूर्ख और हारा हुआ महसूस करने लगेगा। तब वो ईमानदारी से कह सकेगा, हर कोई मुझ पर हंस रहा है अथवा हर कोई मेरे खिलाफ है। यही बात हम में से हर किसी के साथ हो सकती है जब हम ऐसे ध्येय निर्धारित कर लेते हैं जो अप्राप्य हैं और ज़बरदस्त रूप से बड़े हैं। यदि ध्येय अवास्तविक रूप से बड़ा है और आप इसे हास्यास्पद ढंग से खो देते हैं तो असफलता का आकार भविष्य की कार्य संपन्नता पर भावात्मक प्रभाव डालेगा जो कि बहुत नकारात्मक हो सकता है। इसका नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति पर इस हद तक हो सकता है कि वो फिर किसी प्रकार का कोई प्रयास ही ना करे। इसी कारण ऊंचा परंतु पहुंच पाने योग्य ध्येय निर्धारित करने में ही अधिक बुद्धिमानी है। कोई ध्येय तो भी नकारात्मक होगा यदि ये आपकी रुचियों के क्षेत्र से बाहर है और आप केवल अन्य किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई अन्य आपके ध्येय निर्धारण को दिशा दे रहा है तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि आप रोष या कुढ़न से पूर्णतया मुक्त हो पाएं, जो कि आपके प्रयासों को निश्चित रूप से बाधित करेगा। नकारात्मक ध्येय का दूसरा संकेत ये धारणा है कि इस सब में भाग्य का भी समावेश होता है। भाग्य के स्थान पर मनोबल शब्द प्रयोग में लाएं तो मैं 100% मान लूँगा। सफल व्यक्ति शिखर पर पहुँचते हैं क्योंकि वे अपने ध्येयों की पहचान कर लेते हैं, अपनी योग्यता का प्रयोग करते हैं
और समर्पण व परिश्रम से उसकी धार निरंतर तेज करते रहते हैं। उनकी उपलब्धियां संकल्प एवं ध्येय से हासिल होती हैं और इसी तरह आपकी होंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर खंड 4 का अध्याय 2 समाप्त होता है। कल मैं आपके लिए खंड 4 का अध्याय 3 लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।